हेलो एंड वेलकम टू जीनो आईएएस। जीनो आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज द हिंदू न्यूज़पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं और हमारी इस सीरीज का नाम है डीएनए प्लस। आपको याद दिला दूं कि हमारा जो ये डीएनए प्लस का इनिशिएटिव है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। और स्टूडेंट्स के लिए भी पर्टिकुलरली क्यों लेके आए हैं, ताकि न्यूज़पेपर से अगर आप इस साल का यूपीएससी का मेंस का पेपर चेक करो तो आपके अराउंड अराउंड 50% मार्क्स इस चीज पे डिपेंड करते हैं। मेंस के पूरे पेपर में, चार के चार जीएस के पेपर्स में 50% मार्क्स इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि आपने न्यूज़पेपर कितना अच्छे से किया हुआ है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे, अगर आप उनमें करंट अफेयर्स से, न्यूज़पेपर से इनसाइट्स नहीं देते हो, जैसे मैं आज के इस पेपर में डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एडिटोरियल्स, अगर आप करंट अफेयर्स से अपना इंसाइट नहीं देते हो, जैसे इंट्रोडक्शन नहीं देते हो करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड, आप कंक्लूजन नहीं देते हो इंस्पायर्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स, या आप बॉडी में कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं देते हो जो यूनिक हो। और ये यूनिक आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से आते हैं? ये आर्ग्यूमेंट्स एडिटोरियल से आते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स आपके खुद के होते हैं। कैसे बनते हैं? ये बनते भी ऐसे ही है कि जब आप एडिटोरियल को अच्छे से समझो, जब आप न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ो, तब जाके आपका ये यूनिकनेस आएगा, तब जाके आपके ये पॉइंट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जो बाकी पूरा रट्टाफिकेशन है वो सबका सेम है ना। तो वहां पे आपको 10 में से 3 नंबर मिलेगा, बट यहाँ पे आप 10 में से 5 लेके जा सकते हो आराम से। ठीक है, ये जो 2 नंबर आपके हैं जिससे आपका सिलेक्शन होता है, एक्चुअल सिलेक्शन, इंटरव्यू के बाद का सिलेक्शन, ये 3 नंबर से शायद आपका इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, बट सिलेक्शन होगी कोई भरोसा नहीं है। ये 2 नंबर आपको गारंटी दिलाते हैं कि आपका इंटरव्यू भी होगा और आपकी सिलेक्शन भी होगी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम 29 और 30 सितंबर का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। मतलब कल संडे था, आज मंडे है। कल का और आज का 2 दिन का न्यूज़ एनालिसिस हम साथ में करेंगे। ठीक है, आज से हमारा न्यूज़पेपर का एनालिसिस जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इसीलिए आज मैं आपको इस सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा एनकरेजमेंट देखना चाहता हूँ आपके अंदर। और ये एनकरेजमेंट आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और कमेंट सेक्शन में आप जितना हो सके उतना ज़्यादा कमेंट्स कीजिए कि कितना अच्छा लगा आपको आज का सेशन। कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे अ, पहला है हिजबुल्लाह क्या है क्या नहीं है। दिस इज समथिंग जो एक अपडेट है। एक लॉन्ग पेंडिंग कंट्रोवर्सी चल रही है, पिछले 3,000 साल से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इसराइल एंड पैलेस्टीन की कंट्रोवर्सी। एंड बेसिकली इट्स अबाउट द अब्राहमिक रिलीजन्स। ठीक है, अब्राहमिक रिलीजन्स की जो कंट्रोवर्सी है 3,000 साल से चल रही है। इसमें हमें उतना ज़्यादा नहीं डीप में जाना है, बस हमें क्या समझना है कि अपडेट क्या क्या हो रहा है चीज़ें। बस अपडेट पे नज़र रखना है, नोट्स नहीं बनाने, हमें नहीं याद रखना ये हसन नसरल्ला कौन था। हाँ, हमें पता तो ज़रूर होना चाहिए ये कौन था। ठीक, ताकि हम अपडेटेड रहें। नेक्स्ट, पीएम बिजली सोलर योजना। ऐसे स्कीम्स, हेल्थ सेक्टर से जितनी भी स्कीम्स पिछले साल यूपीएससी के 2024 के पेपर में 3 स्कीम से हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसीलिए गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, डिजीज। तो लास्ट ईयर भी वी सॉ 2 क्वेश्चंस ऑन डिजीज। रैट हेपेटाइट्स और हेपेटाइट्स ई वायरस, ये कौन सी डिजीज है? दिस इज अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ, प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। वॉकिंग फिश, व्हाट आर दीज वॉकिंग फिश, ये भी हमें देखना है। दिस टू इज अ प्रीलिम्स पॉइंट। नेक्स्ट कम्स दी एंटीबायोटिक्स एंड ओटीसी, और केरला का जो ये केस स्टडी है ना, ठीक है, ताकि एएमआर को कम किया जाए। दिस न्यूज आर्टिकल टॉक्स अबाउट केरला का एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव। केरला एक पहला स्टेट ऐसा बना जिसने एंटीबायोटिक्स को टोटल बैन कर दिया ओटीसी से, ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन से। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हो किसी को, मेडिसिन की शॉप पे जाके ले रहे हो आप, उसको बंद कर दिया। अब ये केस स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यही एक केस स्टडी है जो हम हमारी हमारी गवर्नेंस के पेपर में लिखेंगे, हम हमारी प्रॉबिटी के क्वेश्चंस में लिखेंगे। हम इसी केस स्टडी को डिस्कस करेंगे कहाँ पे? हमारे पॉलिटी के पेपर में। ठीक है, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम सक्सेसफुल हो जाती है, वो सारी स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम सक्सेसफुल हो। कालिया स्कीम हो गई थी सक्सेसफुल, ठीक है, ये स्कीम यूपीएससी ने पूछ ली। ऐसे ही मिड डे मील स्कीम सक्सेसफुल हो गई, स्टेट की स्कीम थी, यूपीएससी ने पूछ ली। 2 बार प्रीलिम्स में भी पूछा, मेंस में भी पूछा। और जो स्कीम्स अच्छी होती है, सक्सेसफुल होती है, उनको कवर करना हमारे लिए जरूरी है। इंडिया का सॉल्ट डेजर्ट और इंडिया के सॉल्ट डेजर्ट में कौन रहता है, इसके बारे में देखेंगे। ये नसरुल्लाह का किलिंग और इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा वेस्ट एशिया पे, तो हमें बस इम्पैक्ट जानना है कि इम्पैक्ट से क्या होगा। अब वेस्ट एशिया के हालात कैसे चेंज होने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत देखेंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। व्हाट आर पिल बॉक्सेस, यूजुअली हमने देखा है ऐसे फैक्ट्स जब यूपीएससी ये हिंदू न्यूज़पेपर में आते हैं तो पूछा जाता है पिल बॉक्स क्या है। ठीक है, प्रीलिम्स में कभी ऐसा अनयूजुअल अनप्रिपेरेबल फैक्ट पूछा जाता है। दीज आर अनप्रिपेरेबल क्वेश्चंस, है ना। बट स्टिल, जब हम 1 घंटा लगा रहे हैं तो 1 घंटा 10 मिनट सही, बट हम सारी चीजें कवर करेंगे। क्यों हम आधी चीजें छोड़ देंगे, आधी चीजें नहीं छोड़, आधी चीजें कवर करेंगे। व्हाट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग, प्रीलिम्स का, ये मेंस का टॉपिक है। व्हाट आर कॉमन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स, और किस चीज पे एडिटोरियल आया है। ग्लोबल गवर्नेंस एंड ग्लोबल इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, ग्लोबल गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए और ग्लोबल इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए फ्यूचर समिट में क्या डिस्कशन हुआ है, यूनाइटेड नेशंस द फ्यूचर समिट। ये 3 एडिटोरियल्स हमारे मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 एडिटोरियल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, और ऊपर बाकी जो आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए वो डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, आई होप आपको सेशन बहुत पसंद आएगा। और पसंद ही नहीं, यू विल सी सेशन के एंड में आपका कितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो गया होगा। ठीक, आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होगी, है ना। नाउ, अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, इट इज सिंपल। 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल एंड रूफटॉप solar photovoltaic units. How many of the above are considered as distributed energy resources? डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती है, और कितनी इसमें से है जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज रेफर टू स्मॉल जनरेशन यूनिट्स, छोटे यूनिट्स, स्मॉलर लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। ठीक है, दे आर लोकेटेड ऑन कंज्यूमर साइड ऑफ मीटर। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर लाइक सोलर रूफ टॉप यूनिट्स, जिसके बारे में आज भी हम पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। ठीक है, विंड जनरेटिंग यूनिट्स अगर छोटे लेवल पे है, बैटरी स्टोरेज यूनिट्स, तो ये 3 चीजें आ जाएंगी हमारी इसमें लॉजिकली। नॉट द फोटोवोल्टेक यूनिट्स, सोलर रूफटॉप यूनिट्स, बैटरी स्टोरेज एंड विंड जनरेटिंग दीज। ठीक है, तो देयरफॉर इसका जो आंसर होगा उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, रूफ टॉप, विंड जनरेशन, बायोमास जनरेशन, गैस एंड डीजल पावर जनरेशन, है ना, सीएचपी, माइक्रो हाइड्रो पावर, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ईवी, पावर स्टोरेज बैटरीज। तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, आंसर विल बी डी। ठीक है, क्लियर। चलो, दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन इट्स 2024 के पेपर में पूछा गया था, इस साल के प्रीलिम्स में। द कंडीशन इज व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। दिस क्वेश्चन वाज बेसिकली कंटिन्यूअसली डिबेटेड ड्यू टू दिस स्कीम। ठीक है, इस स्कीम का मेन मोटो ही यही था, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। और इसी स्कीम का नहीं, गवर्नमेंट का अभी जो एनर्जी सेक्टर है, ठीक है, जहां पे हम बात कर रहे हैं जस्ट ट्रांजिशन की, कि जो हमारा एनर्जी सेक्टर डोमिनेटेड है कहाँ से, फॉसिल फ्यूल से, इसको हमें चेंज करना है और हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है। ठीक है, हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे अभी तक डिपेंडेंट है, बट हमें कहाँ जाना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे। और रिन्यूएबल एनर्जी में इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस है। अब इसी चीज़ को पिछले साल भी द हिंदू के न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया था। ठीक है, व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, मैं आपको सोर्स इस क्वेश्चन का यहाँ पे दिखा था, बट वो शायद स्किप हो गया है इस पीपीटी में डालने से। कल इस क्वेश्चन का मैं सोर्स आपको बता दूंगा, और इसके साथ साथ जो कल वाला क्वेश्चन होगा, इस सीरीज में हमारा ये ट्रेडिशन रहा है कि हम इस सीरीज को स्टार्ट ही क्वेश्चन के साथ करते हैं, यूपीएससी के प्रीलिम्स और
आपको जो ये आप न्यूज़ एनालिसिस देख रहे हो, इसी वीडियो में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा मेंस का। ठीक है, कि मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे और उसके बाद सबमिट करोगे, देन वी विल इवैल्यूएट इट एंड वी विल गिव इट टू यू बैक। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन। पहला न्यूज़ हमारे पास है, हिजबुल्ला चीफ हु वाज किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक इन लेबनान। ये सैटरडे का न्यूज़ है, संडे के न्यूज़पेपर में आया था। नसरल्ला को मार दिया गया। हु वाज नसरल्ला? ही वाज बेसिकली नाउ करंटली अ सेक्रेटरी। ठीक है, ही वाज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिजबुल्ला। कंडीशन यहाँ पे ये है, लास्ट टाइम हनिये को भी मार दिया गया था, हु वाज होल्डिंग की पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पीस agreements and ceasefire with Israel and Palestine. Haniyeh was Hamas का बंदा, Nasrallah is Hezbollah का बंदा. Now both of the chiefs have been killed. Why? Because of their radical ideology. Because of their radical ideology, because of the stand, because of the statements which they have given in the recent past. इसकी वजह से इन दोनों को मार दिया गया। ठीक, अब कंडीशन ये है कि क्या हमें इन दोनों की ये न्यूज़ याद रखनी है, नहीं याद रखनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं याद रखनी है। हमें जो याद रखना है, हमें याद रखना है लेबनान। ठीक है, व्हाट इज लेबनान? लेबनान कहाँ पे है? लेबनान इज अ कंट्री इन वेस्ट एशिया। ठीक है, लेबनान है कहाँ पे वेस्ट एशिया में? लेबनान को एक साइड से सीरिया टोटल एनगल्प करता है, नॉर्थ से भी, नॉर्थ ईस्ट से भी, और ईस्टर्न साइड से भी पूरा। वेस्टर्न साइड से लेबनान को टोटली मेडिटेरेनियन सी कवर करता है। एंड सदर्न साइड की बात करें तो इसराइल। ठीक है, साउथ में इट्स इसराइल, ईस्ट में इट्स सीरिया, एंड वेस्ट में इट्स मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ में इट्स सीरिया। सो देर आर ओनली टू कंट्रीज with which Lebanon shares the border. One is Israel, another is सीरिया। लेबनान आज तक यूपीएससी के क्वेश्चंस में कम से कम 10 बार आ चुका है ऑप्शंस में। ठीक है, कि क्या ये बॉर्डर शेयर करता है इस कंट्री के साथ, इस कंट्री के साथ, इस कंट्री के साथ? क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट कंट्री है ना, इंपॉर्टेंट कंट्री है। लेबनान में हमें क्या क्या याद रखना है? पहली चीज, इसकी कैपिटल है बेरत। बेरत कहाँ पे है? इज अ कोस्टल सिटी। ठीक है, और ये कोस्टल सिटी कहाँ को ओपन होती है? मेडिटेरेनियन सी को ओपन होती है। ठीक, और हमें त्रिपोली याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। आ, लेबनान को लेके त्रिपोली काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, ये भी एक पोर्ट सिटी है। इसके बाद अगर आपको कुछ याद रखना है, वो है ये नकूरा। ठीक है, नकूरा जो रीजन है ये कहाँ पे है? ये इसराइल और लेबनान के बॉर्डर पे पड़ता है। बस ये तीन चीजें आपको लेबनान से रिलेटेड याद रखनी है प्लेसेस इन न्यूज के नाम पे। ठीक है, वेस्ट एशिया के मैप से हर साल क्वेश्चन आता है यूपीएससी के पेपर में, अनप्रेसिडेंटेड। ये दिस इज समथिंग विच इज अ ट्रेडिशन ऑफ यूपीएससी, कि वेस्ट एशिया के मैप से क्वेश्चन आता ही आता है। वाई? बिकॉज दिस इज अ रीजन जो एशिया के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं पे अगर आप वेस्ट एशिया की बाकी सारी कंट्रीज देखो, तो हमारे पास यहाँ पे वी हैव ऑल ऑफ दीज कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं द अरेबियन पेनिनसुला, जिसमें हमारा सऊदी अरेबिया आता है, दुबई, ये बेसिकली कतर, देन यूएई, देन ओमान, यमन। यमन में यहाँ सना यमन की कैपिटल है, जहाँ पे अगर आपको पता हो तो हाउथीज का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहा है, हाउथी रेबल्स का। और ईरान की बात करें तो ईरान में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, विच इज़ द military organization of Iran, but has been in conflict and has been declared as a terrorist organization by USA multiple times. ठीक है, ईरान क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ? बिकॉज ईरान इज द कंट्री विच इज सपोर्टिंग लेबनन, एंड ईरान लेबनन में किसको सपोर्ट करता है? हिजबुल्ला को। ठीक है, तो ईरान का प्रॉक्सी है हिजबुल्ला, और ईरान अपनी प्रॉक्सी यहाँ पे बिठा के लेबनन में क्या करता है? सीरिया और बेसिकली इसराइल को ये कंट्रोल करना चाहता है, इसराइल के ऊपर ये हमले कर रहा है। क्यों हमले कर रहा है? बिकॉज इसराइल इज एक्सपैंडिंग इनटू जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल पैलेस्टीन और सीरिया और ये चार कंट्रीज का। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा वेस्ट एशिया। नाउ अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट न्यूज।
दिस इज अबाउट द सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस। ठीक, सनशाइन। ये एक केस स्टडी है, हमें याद नहीं रखना है किसकी केस स्टडी है और क्या है। इतना याद रखना है कि पीएम सोलर और पीएम मुफ्त बिजली सोलर योजना, ये कौन सी योजना है? दिस इज 75,000 करोड़ योजना, जिसका बजट 75,000 करोड़ का है। इट एम्स कि सब्सिडी दी जाए 78,000 करोड़ की, प्लस 1 करोड़ घरों के ऊपर, कम से कम 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप पैनल्स लग जाए। होगा क्या, इसमें 300 यूनिट्स की मुफ्त बिजली दी जाएगी पर मंथ। ठीक है, उसके बाद जो लोन लिया जाएगा इसको एस्टैब्लिश करने के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए बाय द हाउस होल्ड, उस लोन पे इंटरेस्ट का वेवर होगा। जो इंटरेस्ट रेट होगी वो कम होगी। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पे नहीं है, इंटरेस्ट रेट कम है, इतना याद रखना है। कम इंटरेस्ट रेट है, 6 से 8% का इंटरेस्ट रेट रहेगा बस। एनरोलमेंट प्रोसेस काफ़ी इजी है, आपको वेबसाइट पे जाना है और अपने आप को एनरोल कर देना है। ठीक है, ये जो योजना है, इट वाज अनाउंस्ड इन 2024 as a part of interim budget, not as a part of full budget which came recently। जो पिछले मंथ बजट आया उसका पार्ट नहीं थी ये, पहले वाले बजट का पार्ट थी, इंटरिम बजट का पार्ट थी। नेक्स्ट, why was the scheme introduced? Because it focuses on sustainable development and to promote clean energy. What will it do? First of all, it will provide 300 units of free electricity. It will also give 75,000 crore rupees of investment. The target is 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे। फाइनेंशियल बर्डन लोगों के ऊपर नहीं होगा, बैंक लोन्स में कंसेशन होगा और जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कट कहानी समझ में आ गई। नेक्स्ट, व्हाट आर इट्स प्रोज एंड कॉन्स? फ्री इलेक्ट्रिसिटी, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, और उससे क्या होगा, सेविंग्स बढ़ेंगी। सेविंग्स बढ़ेंगी लोगों की तो वो शायद किसी और चीज़ में यूज हो जाएंगी। जितनी सेविंग्स बढ़ेंगी उतना हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना ही ग्रोथ इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, देयर विल बी एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स विच विल बी डेवलपिंग ऑन दिस स्कीम। हाँ, आपको करना कैसे है, हाउ टू रजिस्टर? गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस पीएम सूर्य घर योजना। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। एंड देन आपके घर में एक इंस्पेक्शन होगा नॉर्मल, और आपको जो है ये केस बनाना होगा बैंक के थ्रू या कैसे भी बनाते हैं, और उसके बाद आपको सब्सिडी मिल जाएगी पूरी की पूरी। डन। हु कैन डू दिस? एनी हाउस विद suitable रूफ, वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जिनके पास होगा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कनेक्शन वो, एंड दोज हु हैव नॉट अवेल्ड एनी अदर सोलर सब्सिडीज, वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर कट यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, एंड इवन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज कैन ऑल्सो इंस्टॉल दिस। नेक्स्ट, हमारे पास एक डिजीज है, जो डिजीज हम पढ़ेंगे, इसका नाम है रैट एन्सेफेलाइटिस। व्हाट इज रैट, नॉट एन्सेफेलाइटिस, सॉरी, दिस इज रैट हेपेटाइटिस। ठीक है, व्हाट इज हेपेटाइटिस एंड व्हाट इज रैट हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस basically is an inflammation in liver। इंसान के लिवर में इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से होता क्या है, इरिटेशन होता है और स्वेलिंग होती है। किसमें? लिवर के सेल्स में। ठीक, अब ये होता क्यों है? दिस कैन बी बाय एनी कॉज, कोई भी कॉज हो, कोई भी रीजन हो, वी टर्म इट एज हेपेटाइटिस। ठीक, वंस दिस हेपेटाइटिस गेट्स अक्यूट, अब जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, स्वेलिंग बढ़ जाएगी, इरिटेशन बढ़ जाएगी, देन दिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर मे प्रेजेंट along with itself jaundice, fever, vomiting। और जब क्रॉनिक हो जाएगी बहुत ही ज्यादा, देन लिवर कैन लास्ट फॉर ओनली 6 months, but essentially it shows very less symptoms, and once the symptoms are out, then doctor starts treating it। ठीक है, क्लियर कट यहाँ तक? हेपेटाइटिस के मेन कॉजेज क्या है, क्यों होती है हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस यूजुअली ऑकर्स बिकॉज ऑफ वायरसेस। ठीक है, अब ये कौन से वायरसेस हैं? दे आर नोन एज
हेपेटोट्रॉपिक वायरस। ठीक है। दे आर डायरेक्टली दे आर डायरेक्टेड टू लिवर। और हेपेटाइटिस के जो टाइप्स है, इट इज ए, बी, सी, डी एंड ई। और यहाँ पे जो बात की जा रही है वो है हेपेटाइटिस ई। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, हेपेटाइटिस ई के कुछ केसेस ह्यूमंस में पाए गए। हेपेटाइटिस ई एक्चुअल में रैट्स में होता था, अब ये ह्यूमंस में आ गया है। और ये क्यों ऐसा हुआ है? बिकॉज देर इज अ न्यू रिसर्च जिसने अभी देखा कि पिग्स के थ्रू, ये पहले रैट्स से होके, ये जो हेपेटाइटिस है रैट से होके पिग्स में लग जाता है। और पिग्स जो कि ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं, वो लोग या जो कि इनके साथ कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में है, उनके बाद ये ह्यूमंस में लग जाती है। दिस इज द न्यूज़ एंड दिस इज द अपडेट जो हमें याद रखना है। ठीक। इस स्ट्रेन को रैट HEV बोला जाता है, रैट हेपेटाइटिस वायरस ई, हेपेटाइटिस ई वायरस। ठीक है, बिकॉज रैट्स आर द प्राइमरी रिजर्वायर्स ऑफ दिस वायरस। ये इससे पहले हमें हांगकांग में मिला था 2018 में, जब 20 ह्यूमंस गॉट इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? इतना ही याद रखना है। इसके बाद LCK3110 क्या है? दिस वन स्ट्रेन विच इज लिंक्ड टू ह्यूमन डिजीज इज नोन एज LCK3110। ये 3110, ये नंबर आप याद रख सकते हो, नहीं भी रखोगे यूपीएससी कभी नहीं पूछता है। ठीक है, टेक इट फ्रॉम मी, हैव माई वर्ड, ऐसी चीजें यूपीएससी नहीं पूछता है कि LCK3110 क्या है, अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम पूछा था तो इट वाज एस्टेरॉइड, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं था। नाउ अंडरस्टैंडिंग हेपेटाइटिस, हम समझ गए हेपेटाइटिस क्या है, कैसे होती है, वायरस क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या है। हेपेटाइटिस के टाइप्स, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए क्या है? इट इज एन इन्फ्लेमेशन इन द लिवर दैट कॉजेज माइल्ड टू सीवियर इलनेस। इट्स ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर और डायरेक्ट कंटैक्ट। ठीक है, या इलीगल या अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रैक्टिसेस से भी होता है ये ट्रांसफर। अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर दो लोगों ने कर लिया तो उससे भी ये इन्फेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। ऑलमोस्ट एवरी वन रिकवर्स फुल्ली फ्रॉम हेपेटाइटिस ए विद अ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। एक बार वायरस हो गया, बॉडी खुद इम्यूनिटी डेवलप करती है और उसके बाद उसको फाइट करती है वायरस को, और इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहती है। रिमेंबर इट। ठीक। और से वैक्सीनेशन भी हमारे पास अवेलेबल है इसको प्रिवेंट करने के लिए। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आपको लग सकता है और यू कैन गेट योर सेल्फ क्योर्ड फ्रॉम दिस, प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस। आपको ये बीमारी होगी ही नहीं, आपके पास पहले से ही एंटीबॉडी होगी। हेपेटाइटिस बी वायरस, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये लिवर को अटैक करता है और ये अक्यूट क्रॉनिक डिजीज है। ठीक है। दिस हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ। रिमेंबर, अर्ली चाइल्डहुड में ट्रांसफर हो सकता है और ड्यूरिंग द सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पार्टनर। अनसेफ इंजेक्शंस अगर आपने लगाए, जैसे जिम में, और बहुत सारे लोग ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं एक दूसरे को, सेम नीडल से बहुत सारे लोग यूज करते हैं सेम नीडल और फिर वो इंजेक्ट करते हैं अपने अंदर ड्रग्स या वगैरह वगैरह सब चीज़ें, उससे ये हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैलता है, हेपेटाइटिस बी। ठीक। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन्स, वी हैव वैक्सीन्स फॉर HBV। ठीक। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट, दैट इज हेपेटाइटिस सी वायरस। This virus is both acute and chronic hepatitis. It ranges from severe to mild to long lifelong illness. ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस या HCV, इसी को हम लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर बोलते हैं। ठीक है, इसी को हेपेटाइटिस सी वायरस को ये या तो लिवर सिरोसिस बोलते हैं या लिवर कैंसर बोलते हैं। होता क्या है असल में, ये ब्लड के अंदर एक वायरस होता है, ब्लड के अंदर एक इन्फेक्शन होता है। एंड इसकी वजह से होता क्यों है असल में, इफ यू आर एक्सपोज टू अनसेफ हेल्थ केयर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपका हो गया और उस ब्लड में था, आपने इंजेक्शंस या किसी भी पेशेंट को इंजेक्शंस ऐसे लगे, या वो ड्रग यूज कर रहा था और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ऐसी कर रहा था जो अनसेफ थी, है ना, विदाउट अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रैक्टिसेस कर रहा था, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये एक दूसरे को लग जाती है ये बीमारी, ये वायरस स्प्रेड हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ये वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, वंस इट इन्फेक्ट्स एनी पर्सन,
इट इज़ हार्ड टू क्योर दिस पर्सन। ठीक है। और जब ये क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसके बाद तो बिल्कुल नहीं क्योर हो जाता, कभी बिल्कुल क्योर नहीं हो पाता है। नाउ देयर आर मेडिसिन्स लाइक डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल मेडिसिन्स which can cure 95% of the persons with hepatitis C infections, but इसका डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट बहुत कम है, और ये मेडिसिन भी बहुत महंगी आती है, और वैक्सीन हमारे पास नहीं है, प्रिवेंशन हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है। इसका अगर होता है तो बस क्योर होता है, प्रिवेंशन नहीं होता है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारे पास है HDV, दैट इज हेपेटाइटिस डी वायरस। दिस वायरस बेसिकली अफेक्ट्स अराउंड 5% ऑफ द पीपल ग्लोबली, जिनको हेपेटाइटिस बी हो गया हो उन्हीं को डी हो जाता है। ठीक है। द persons who are once affected by HBV, they only get HDV virus. B and D can infect people together also. दोनों का इन्फेक्शन साथ में भी हो जाता है, वन आफ्टर द अदर, और इसको हम सुपर इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई भी मेडिसिन डिस्कस नहीं हो रही है, यहाँ पे आप को ऐसा ना लगे कि हम मेडिकल पढ़ रहे हैं, हम डॉक्टर बनने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिजीज ऐसी है जो कॉमन है, और ये आपको पता होनी चाहिए, बीइंग ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है। ये डिजीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है ये। आप ये मत समझो कि पता नहीं कुछ तूफान पड़ रहे हैं, तूफान कुछ नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल है, ये बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है ये। हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय हेपेटाइटिस बी इम्यूनाइजेशन, बट ट्रीटमेंट सक्सेस रेट्स आर वेरी लो। ठीक है। तो ट्रीटमेंट है, बट सक्सेस ट्रीटमेंट का बहुत कम है। HEV वायरस, मैंने बोला इसका प्राइमरी जो मेन इसका ये है वेक्टर है, या जहाँ पे ये मेन इसका रेजिड्यू है, जहाँ पे ये मेन इसका रिसोर्स रहता है, दैट इज रैट्स, जो हमने आज की न्यूज़पेपर में पढ़ा। ये भी लिवर में इन्फ्लेमेशन ही कॉज करता है, और पूरी दुनिया में पाया जाता है, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे मैंने बोला 2018 में हमें रिसेंटली 20 ह्यूमंस का एक केस मिला था। 2018 में 20 ह्यूमंस को इन्फेक्ट किया गया था, कहाँ पे? हांगकांग में। ठीक है। ये फीकल या ओरल रूट दोनों से ट्रांसफर हो सकता है, कंटेमिनेटेड वाटर से ट्रांसफर हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या देखा? HEV और HAV, ये दो ऐसे वायरसेस है जो आपको कंटेमिनेटेड फूड या वाटर या डायरेक्ट कांटेक्ट उस पर्सन के साथ ट्रांसफर होता है। बाकी सारे जो वायरसेस हमने देखे, B, C और D, ये वायरसेस ऐसे हैं जो आप सोचो तो फूड के थ्रू, कंटेमिनेशन के थ्रू आपको ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है। ये डिफरेंस है थोड़ा बहुत, ये याद रखना है। अ वैक्सीन टू प्रिवेंट HEV वायरस इन्फेक्शन डेवलप किया गया था, बट अभी तक अवेलेबल नहीं है। HEV वायरस हमें याद रखना है बस। ये न्यूज़ आर्टिकल था हमारे पास हेपेटाइटिस से रिलेटेड, और ये हमने याद रख लिया, ये हमने समझ लिया। ठीक है। बात करते हैं एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस की। ठीक है। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि आप दवाइयाँ खा रहे हो। ठीक है। आपको होता क्या है, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस की अगर आप बात करो तो आप दवाइयाँ खा रहे हो, बट होता क्या है, आपको वो दवाइयाँ ट्रीट नहीं कर रही है। और आप जो दवा ले रहे हो, आप जितने भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, जो आपके अंदर माइक्रोब है, देखो फॉर एग्जांपल अ बैक्टीरिया किसी इंसान को, है ना, इन्फेक्ट कर गया, है ना। अब व्हाट दिस पेशेंट हैज, ये जाएगा, ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट लेगा, एंटी इन्फेक्शन एंटीबायोटिक टैबलेट लेगा, और ये बैक्टीरिया मर जाना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस, दिस इज द SOP। बट हो क्या रहा है, ये एंटीबायोटिक नहीं मर रहा है। क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि इस पेशेंट ने ये दवा बहुत बार खा ली है। अभी जो ये पैथोजन है, दिस बैक्टीरिया, दिस हैज डेवलप्ड रेजिस्टेंस to normal antibiotics. Now what it requires is higher dose of antibiotics. ठीक है। तो ये इंसान दो दो गोलियां खाता है, या थोड़ा बढ़ा के MG खा लेता है, पहले 250 mg खा रहा था, 500 mg खाएगा, फिर 750 mg खाएगा, है ना। अब ये डोज बढ़ा रहा है, जब डोज बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। प्रॉब्लम ये है
कि ये दवाइयाँ इतनी ज़्यादा खाई जा रही, ये दवाइयाँ इतनी ज़्यादा खाई जा रही है कि अब AMR इटसेल्फ, एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक या बेसिकली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि नाउ दिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन एपिडेमिक इन इटसेल्फ। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको टैकल करना है। अब इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए केरला गवर्नमेंट एक स्टेप लेती है। स्टेप क्या है? कि आप एंटीबायोटिक्स का मिसयूज कर रहे हो, कि बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आप लोगों को दे रहे हो। ये एंटीबायोटिक्स खाने के बाद लोगों को होता क्या है, वो लोग बीमार हो जाए, वो लोगों के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होने लगता है। तो सोल्यूशन क्या है? एंटीबायोटिक्स का यूज कम किया जाए। जितना यूज कम होगा उतना ही मिसयूज भी कम होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से केरला गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है, एक ऑपरेशन लेके आती है जिसका नाम था ऑपरेशन अमृत। ये ऑपरेशन अमृत किस लिए था? कि जो भी ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक सेल हो रहा है विदाउट प्रेस्क्रिप्शंस, बगैर प्रेस्क्रिप्शन के आप गए दवा की दुकान पे, उसको बोल दिया भैया ये दे देना, दवा दे देना, ये वाली दवा दे देना, जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो आपको एक एंटीबायोटिक पकड़ा देता है, आपने खा ली, आप घर चले गए, वो ठीक भी हो जाता है, नहीं भी ठीक होता है, 2 दिन ठीक होता है, तीसरे दिन वापस आ जाता है, तीसरे दिन फिर आपको दवा लेनी पड़ती है। रीजन क्या है? दैट इज AMR, एंटीबायोटिक मेडिसिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। केरला गवर्नमेंट इम्पोज दिस बैन, और केरला गवर्नमेंट ने बोला देर इज अ रूल, दैट इज 2011 H1 रूल, ठीक है, जिसके अंदर केरला गवर्नमेंट ने OTC एंटीबायोटिक सेल को बैन कर दिया। वंस दिस सेल, वंस दिस बैन वाज इम्पोज्ड, अगर आप देख पाओ तो 1,000 करोड़ रुपए का सेल डिक्रीज हो गया एंटीबायोटिक्स में। 1 साल के अंदर 1,000 करोड़ का ड्रॉप आ गया सेल्स में एंटीबायोटिक्स के अंदर, वंस दे इम्पोज दिस बैन। अब इससे होता क्या है? इससे दो तीन चीजें होती है। सबसे पहली चीज, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी सबसे पहले होनी चाहिए। आप काउंटर पे ना जाके, प्रेस्क्रिप्शन आपके पास नहीं है तो आप काउंटर पे नहीं जाओगे, आप काउंटर पे जाओगे भी तो काउंटर वाला आपको दवा देगा नहीं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास प्रेस्क्रिप्शन नहीं है तो आपको दवा नहीं मिलेगी। आपको प्रेस्क्रिप्शन कहाँ से चाहिए? डॉक्टर से। और अगर आपके पास डॉक्टर ही नहीं है तो आप प्रेस्क्रिप्शन करोगे कैसे? तो उस टाइम पे तो हेल्थ केयर में एक क्राइसिस मच जाएगा। वो क्राइसिस से बचने के लिए केरला गवर्नमेंट के पास इनफ डॉक्टर्स अवेलेबल थे, ठीक। हाँ, अगर ये डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे देन इट विल रेस्ट्रिक्ट द एनफोर्समेंट ऑफ सच स्कीम्स, ठीक है। सबसे पहली चीज है डॉक्टर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, देन ओनली दे कैन प्रेस्क्राइब अ alternate to antibiotics. Now, what are the challenges to this AMR control? केरला गवर्नमेंट इज फेसिंग अ सीवियर चैलेंज। देखो, इन लोगों ने बोला OTC सेल मत करो, है ना, तो आप मेडिसिन की शॉप पे जाकर आपको दवा नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम ये है, केरला गवर्नमेंट अपने बहुत ही सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे, या आप मीट प्रोडक्ट्स, प्रोटीन प्रोडक्ट्स, चिकन्स, एग्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये अपने नेबरिंग स्टेट से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पे ये स्कीम नहीं है इम्पोज्ड। यहाँ पे चिकन में, एग्स में, मिल्क में, एनिमल हस्बेंड्री में काफी ज्यादा यूज हो रहा है क्या? एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में तो यूज होगा ना, और इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है बायो एक्यूमुलेशन, ठीक। और ये बायो एक्यूमुलेशन कैसे होगा? अब इनके अंदर है ये मेडिसिन, इनके अंदर जमा हो गई, किनके अंदर? चिकन के अंदर, एग के अंदर, उसके बाद ये कहाँ जाएगी? ह्यूमंस के अंदर, और ये रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मेन इशू? नेबरिंग स्टेट्स में अगर AMR रेगुलेशंस प्लेस में नहीं है, अगर वो लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे प्रॉब्लम होगी केरला का जो इफेक्टिव बैन था, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा केरला में। हाँ, वहाँ पे सेल तो कम हो रही है, बट एक्चुअल में जो हमें चाहिए था वो था AMR को कम करना, वो नहीं हो पाएगा। सेल तो कम हो गई, इकोनॉमिक लॉस हो गया स्टेट का,
बट वहीं पे जो हेल्थ में बेनिफिट्स देखने को मिलते, वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक इसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली लोग एंटीबायोटिक्स नहीं खा रहे हैं, है ना। तो जो भी फूड होता है उसके अंदर ये रेजिड्यू रह जाता है और उसके अंदर ये ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, और ये रेजिस्टेंस इन इनडायरेक्टली भी होता है। चिकन, एग, मिल्क, जितनी भी वेजिटेबल्स आप खाओगे वहां से भी ये होता है, ये AMR रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो। What are the solutions which Kerala government can do? It can stop importing the poultry products, eggs, vegetables from other states. Neighboring states, they also need to cooperate with the with Kerala government, and Kerala government needs to implement strict AMR action plans against all of these states. What else can be done is they need to adapt 2013 H1 rule to inspire other states. ठीक है, so that basically this H1 rule of 2011 was amended, and then in 2013 और 2013 में इसका एक दूसरा रूल लाया गया था अबाउट, द रूल इज सेम। ठीक है, 2011 और 2013 का रूल सेम ही है, which is it bans the OTC sale of antibiotics. ठीक है, so what Kerala government did, it actually adopted this 2013 and 2011 H1 rule. रूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस केस स्टडी को याद रखें, केरला गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए और उसके बाद क्या क्या हुआ और क्या रिजल्ट्स हमारे पास आए। नेक्स्ट इज सिंपल, सी रॉबिन्स। व्हाट आर सी रॉबिन्स? दे आर फिश, इतना याद रखना है। व्हाट आर सी रॉबिन्स? इट इज अ फिश। बस इतना ही याद रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। 6 लेग लाइक appendages इसके पास होती है, which help them to adapt at scurving, digging, finding prey that other fish tend to hang out with them and pilfer their spoils. Sea robins, they have legs, ठीक है। और उससे होता क्या है, वो उन लेग्स का यूज करती होंगी उधर खाना वाना ढूंढने के लिए, थोड़ा बहुत जगह बनाने के लिए, वहां पे अंडे रखने के लिए, बाकी सब काम करती होंगी। दे स्क्रैच वट एवर दे आर डूइंग, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। दे आर सेंसरी ऑर्गन्स। वी ओनली नीड टू कीप दिस इन माइंड दैट सी रॉबिन्स आर फिश। क्योंकि यूपीएससी ने इससे पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा, लाइक सी क्यूकम्बर के बारे में क्वेश्चन आया, व्हाट इज सी क्यूकम्बर। ठीक है, ये एक ऑप्शन में था। सी अर्चिन्स क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना, ऐसी चीजों को याद रखना जरूरी है। व्हाट आर दीज, है ना। यू कैन सी पिछले 4 साल के अंदर, 4 से 5 साल के अंदर, 2019 से लेके आज तक, 20, 21, 22, 23, 24, ये 5 साल के अंदर यूपीएससी ने मरीन लाइफ से, पर्टिकुलरली जो सरफेस पे होती है ना, ओशन के बॉटम पे होती है, ओशन फ्लोर पे जितनी भी लाइफ है, वहां से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। और वहां पे भी वो जहां फोकस कर रहा है दैट इज फूड वेब। जो मरीन लाइफ में फूड वेब है ना, जो इस पे है, ओशन फ्लोर पे फूड वेब है, वहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज हाईलाइट करी कि सी रॉबिन्स क्या है। दे आर एक्चुअली ओशन फिश, पर्टिकुलरली suited टू देयर बॉटम ड्वेलिंग लाइफस्टाइल। ये सी के बॉटम में रहते हैं, इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स है, इनके पास लिम्स है, ये लोग कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, इनका बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर यूपीएससी ने लायन के बिहेवियर पे क्वेश्चन पूछा, है ना। लायन का बिहेवियर कैसा है, विल चीता एंड लायन, उनकी डिफरेंसेस क्या है, कौन पर करता है और कौन जो है रोर करता है। दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चंस सेम पैटर्न, सेम थीम पे हर बार पूछता है। आपको थीम याद रखना होता है और थीम से रिलेटेड जो भी चीज आती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसको याद रखना जरूरी है। ये आर्टिकल मैंने आपको पहले भी बोला कि नसरल्ला का डेथ हुआ है। नसरल्ला के डेथ के, अगर आपको पता हो, उससे पहले थोड़े दिन पहले ही, पिछले हफ्ते में ही, पेजर डिवाइस इसका ब्लास्ट हो गया। ठीक है, पेजर क्या है? पेजर इज जस्ट अ कम्युनिकेशन डिवाइस। जैसे आपके पास इससे पहले सेल फोन्स हुआ करते थे, ठीक है, छोटे से सेल फोन्स होते थे और वो जीएसएम टेक्नोलॉजी के ऊपर चलते थे। व्हाट इज जीएसएम टेक्नोलॉजी?
जहाँ पे आप 3G 4G नहीं चला पाते थे, जहाँ पे आपके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, आप बस या तो कॉल कर पाते थे और या आप टेक्स्ट मैसेजेस भेज पाते थे। बट वहीं पे पेजर जो था, पेज बेसिकली बस रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे काम करने वाली डिवाइस। पेजर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाली डिवाइस है और जो बस मैसेजेस भेजता था एक जगह से दूसरी जगह। दीज मैसेजेस आर अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। रिसेंटली हुआ क्या, हिजबुल्लाह ने ये बहुत सारे पेजर डिवाइसेस अपने यूनिट्स में बांट दिए, अपने लोगों को दे दिए फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। और उन पेजर डिवाइसेस को हैक करके ब्लास्ट कर दिए गए, वो सारे पेजर डिवाइसेस फट गए और ब्लास्ट हुए तो 128 से ज़्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हो गए। और यहाँ पे हिजबुल्लाह का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। उसके बाद इसराइल ने कंटिन्यूसली एयर स्ट्राइक करके वहाँ पे मोर देन 500 पीपल आई गेस हैव डाइड इन लेबनान। एंड इसी चीज़ के चलते हुए रिसेंटली सैटरडे को अ, इसराइल ने एक और अटैक किया और उसमें नसरल्ला जो कि इनके चीफ सेक्रेटरी थे वो मारे गए। क्लियर कट यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। बट व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट दिस, है ना? एंड डू वी नीड टू ड्वेल डीप इनटू दिस? नो वी डू नॉट। हम जब इसराइल पैलेस्टीन का इशू पढ़ेंगे, जिस पे सेपरेट वीडियो आएगा हमारी यूट्यूब चैनल पे, उस पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये डिस्प्यूट का असल में ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसके बाद ये डिस्प्यूट अभी तक कहाँ पे है, एंड इंडिया का यहाँ पे क्या स्टैंड है। आज की डेट में अगर आप देखो तो इंडिया बेसिकली जो स्टैंड यहाँ पे ले रहा है, दैट इज वेरी मच ट्रिकी स्टैंड। ठीक है? क्योंकि हमारी कंट्री कुछ ऐसा स्टैंड ले रही है जिसमें इंडिया गेट्स टू प्ले अ क्रिटिकल रोल फॉर बोथ इसराइल, हमस, और पैलेस्टीन फॉर दैट मैटर, लेबनन एंड द एंटायर साउथ, दिस वेस्ट एशिया। वाई इंडिया ऐसा रोल, क्या ऐसा कर रही है इंडिया जो इतना बड़ा रोल है इंडिया का? Because, see, India first believed in the policy of dehyphenation. That is, we will deal with Israel, we will deal with Palestine in two separate matters. ठीक है? हम लोग ये नहीं करेंगे कि इसराइल को बैन कर देंगे या पैलेस्टीन को बैन कर देंगे या उन पे सैंक्शंस लगा देंगे या इन पे सैंक्शंस लगाएंगे। जैसा वेस्ट और ईस्ट कर रहा है वैसा हम नहीं करने वाले हैं। हमारी पॉलिसी हमारी होगी, जैसे हमारी नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, दैट वी डू नॉट अलाइन विद एनीवन, वी अलाइन विद आवर ओन इंटरेस्ट्स। जहां पे हमारे इंटरेस्ट्स हैं, जो हमें सही लगता है हम वही करेंगे। सिंपल लॉजिक यही है ना? अभी गाजा को लेके जितना भी इम्पैक्ट हुआ है गाजा में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जितनी भी है, उसको लेके इंडिया ने चिंता जताई है कि हम लोग यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे हेल्प भेजेंगे। और भेज भी रहे हैं, इंडिया ने बहुत सारी हेल्प करी है, वहाँ पे लोगों की हेल्प करी है गाजा में। क्यों? क्योंकि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को राइटली क्रिटिसाइज भी किया है। बट वहीं पे सैंक्शंस नहीं लग रहे हैं इसराइल पे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच हैज टर्न्ड। अक्टूबर 7 2023 में जो अटैक हुआ अभी रिसेंटली, तब से लेके आज तक ये अटैक्स, हमस पे और हमस का वापस अटैक बहुत ही अगली टर्न ले चुका है। 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं इजरायली ट्रूप्स ने जो पैलेस्टीन में मारे हैं। काफ़ी ज़्यादा हद तक के पहुंच गया है और अभी सीज फायर की जो बातें हैं वो दे स्टिल सीम टू बी हेजी। क्योंकि अगर आप देखो, इसराइल हैज़ रिसेंटली किल्ड हमस का भी चीफ, और अब जो ये है हिजबुल्लाह है, इसका भी चीफ मारा गया है। तो जो दो लोग, आई गेस मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टू पीपल ऑफ टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन किल्ड। इसकी वजह से हुआ क्या है अब? द पीस टॉक्स, दे आर नाउ बीइंग थॉट कि अब ये नहीं हो पाएंगे, और जो सीज फायर है वो नहीं हो पाएगा बहुत टाइम तक। और ये कंट्रोवर्सी जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है। नाउ वी नीड टू सी व्हाट विल हैपन। ईरान ने बोला है दैट वी विल अवेंज द डेथ। ईरान ने ये भी बोला है हम हानिया की भी डेथ अवेंज करेंगे। ईरान में ही लास्ट टाइम हनीये गए थे, हमास के चीफ। वहाँ पे एक मीटिंग थी, कोरोनेशन था ईरान के नए इसका एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द ईरान। उनका वहाँ पे जो है सेरेमनी था। और
हनी ये वहां पे गए थे और वहां पे उनको मारा गया, एक एयर स्ट्राइक में मारा गया। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखो तो नसरुल्लाह को भी मारा गया है। Now, these talks are now a bit hazy. What we need to do is we need to just update ourselves. We need to keep this in mind कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है और कहाँ जा रही है चीज़ें। जो जो प्लेसेस इन न्यूज़ आ रही है वो मैं आपको अलग से कराता जा रहा हूँ, जैसे हमने किया इससे पहले। ठीक है, बस चलो आगे। ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया के सॉल्ट डेजर्ट में एक ऐसी स्पीशीज रहती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं खर। ठीक है, व्हाट इज इट कॉल्ड? खर। ठीक है, और इट इज इंडियन वाइल्ड एस। ठीक है, इंडियन वाइल्ड आस। दिस स्पीशीज इज यूनिक इन इट्स, you can say, in its outlook, in its everything. Why? Because ये species, this has the only remaining habitat in India, और इसका the only remaining habitat is the little run of Kutch. यहाँ पे जो एडिटोरियल डिस्कशन में है और जो एडिटोरियल यहाँ पे बात कर रहा है वो इसी एनिमल के बारे में है। एंड इट इज टर्म्ड एज द शान ऑफ गुजरात। इट लिव्स इन जेरोफाइटिक वेजिटेशन। ये एनिमल इंपॉर्टेंट क्यों है और हमें इस एनिमल के बारे में क्यों जानना है? ठीक है, इट एग्जिस्ट्स इन इंडियन सेंचुरी। इट इज इन द little run of Kutch and somehow covers an area of Gulf of Kutch also. It is considered as a flagship scheme, as a flagship species in this little run of Kutch region. Particularly IUCN का अगर आप स्टेटस देखो रन ऑफ दिस इंडियन वाइल्ड लास का, तो इट हैज एंडेंजर्ड स्टेटस, है ना, एंड इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये इंडियन वाइल्ड लाइफ अभी इंडिया में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है, बलूचिस्तान, सिंध, अफगानिस्तान एंड साउथ ईस्टर्न ईरान। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस वाइल्ड एस इज रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स लास्ट रेफ्यूज ऑफ इंडियन डेजर्ट कॉल्ड रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में इसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। यूजुअली हर्बीवोर एंड यूजुअली नॉट, लार्जली हर्बीवोर्स ओनली, और ये ड्राई एंड जेरोफाइटिक वेजिटेशन पे रहते हैं, बेसिकली डंकी। व्हाई दिस एडिटोरियल इज इन कॉन्टेक्स्ट? बिकॉज ऑथर यहाँ पे एक चिंता जता रहे हैं कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? बिकॉज ऑफ द सॉल्ट मार्शेस एंड ह्यूमन इंटरप्राइज। सॉल्ट प्रोडक्शन रन ऑफ कच्छ में बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड इंडियन सॉल्ट का 30% जो है वो लिटिल रन से ही आ रहा है। अब इस चीज की वजह से हो क्या रहा है? पहले जहां पे भी वेजिटेशन थी उस वेजिटेशन को हटा के वहां से सॉल्ट प्रोडक्शन हो रहा है। 5,000 families are directly dependent on this enterprise of salt production. वहीं पे अगर आप देखो, एनिमल्स लाइक नील गाय, feral pigs, they cause more damage to crops than this खर, एंड दे आर डिसप्रोपोर्शनेटली ब्लेम्ड कि ये जो है लोकल लोगों के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और उसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बढ़ रहा है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की वजह से कितने कॉन्फ्लिक्ट है? पहला है सॉल्ट फार्मिंग का कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा है सॉल्ट इंटरप्राइज का कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे कॉर्पोरेट आके अब ये सॉल्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रॉप्स को ये इम्पैक्ट कर रहा है, क्रॉप्स को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। और इन सब चीजों की वजह से हो ये रहा है, इसका तो एक तो हैबिटाट श्रिंक हो रहा है, इसके पास खाने को नहीं बच रहा है, और वहीं पे एक और चीज ये भी हो रही है दैट ह्यूमन डोमिनेटेड रीजन जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है कम हो रही है। ठीक, सो द खर हैव रिसेंटली ओवरकम अ नियर एक्सटिंक्शन। इससे पहले अ, बहुत कम हो गई थी इनकी पॉपुलेशन, 1,000 2,000 की पॉपुलेशन बची थी, बट अभी वापस पॉपुलेशन इवॉल्व हो गई है। खतरा अभी भी है, एंड इस स्पीशीज के कुछ यहाँ पे स्ट्राइकिंग फीचर्स हाईलाइट किए हैं ऑथर ने। मैं चाहता हूँ आप ये फीचर्स याद रखो, क्योंकि सेम थीम पे क्वेश्चन पिछली बार यूपीएससी ने पूछा था अबाउट एलिफेंट, और
रिसेंटली लायन के ऊपर। पहली चीज, दिस हर इज साइज ऑफ जेबरा। जेबरा के साइज का होता है। 21 ईयर्स इसकी एज होती है। ठीक है। प्लस दे आर कैपेबल ऑफ बर्स्ट अप टू 70 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड जा सकती है दौड़ने में। इनका जो गेस्टेशन पीरियड है, इट इज अराउंड 11 to 12 months, एंड concurrent lactation एंड प्रेगनेंसी आर सम टाइम्स सीन। कि प्रेगनेंसी भी है और लैक्टेशन भी साथ साथ में हो रहा है, कंकरेंट टाइम्स पे हो रहा है। ठीक है। मतलब द फीमेल इज प्रेग्नेंट ऑल्सो एंड इट इज लैक्टेटिंग ऑल्सो टू अदर बेबीज। कंटिन्यूसली भी होता है, इसीलिए 11 से 12 महीने का इनका पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड। डन। क्लियर। चलो आगे। ये चीजें याद रखनी है बस, जितनी यहाँ पे डिस्कस हुई है। इसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, शेड्यूल 1 में इसका प्रोटेक्शन है, सॉल्ट मार्शेस के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारी चीजें। कहाँ है अभी इसका हैबिटेट, लिटिल रन ऑफ कच्छ, नॉट द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। चलो, लास्ट में वी नीड टू डिस्कस पिल बॉक्सेस। पिल बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट सिंपल है। एक ऐसा बॉक्स बनाना जिसके अंदर फौजी रहे और उनके पास एक विंडो हो, ये जैसा छोटा सा विंडो आपको दिख रहा है। यहाँ से ये लोग क्या करते थे, यहाँ से ये लोग हमला करते थे। ये वर्ल्ड वॉर 2 का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये मिल गया था, ये बनाया गया था। दे वेर बिल्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड दे वेर पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक डिफेंस नेटवर्क। करते क्या थे ये, इसके अंदर सोल्जर्स रहते थे और वो फायर करते थे। ठीक है, दे वेर इक्विप्ड विद लूप होल्स थ्रू विच डिफेंडर कैन फायर वेपन्स। बस इतना ही याद रखना है, व्हाट आर पिल बॉक्सेस। देयर डिजाइन वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम उन डब्बों से जिसके अंदर आप पिल्स रखते हो, जिसके अंदर आप मेडिसिन रखते हो। बस। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ये पिल बॉक्सेस छोड़ दिए गए थे, बेसिकली रॉक से बनते थे, छोड़ दिए गए थे साइड में, और ये विशाखापट्टनम के कोस्ट पे वापस इमर्ज हुए हैं ड्यू टू सॉइल इरोजन। ठीक है, कोस्ट में इरोजन हो गया तो ये बाहर आ गए वापस, सैंड ये वेव्स जो आती है उसकी वजह से ये वापस, इनके ऊपर जो मिट्टी विट्टी जमी थी, सैंड जमा हुआ था, वो इरोड हो गया और ये वापस ऊपर सरफेस पे दिखने लग गए। इतना ही यहाँ पे याद रखना है, पिल बॉक्स होता क्या था, कब कॉन्सेप्ट था। बस। ये वाला जो एडिटोरियल है हमारा, दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द कॉमन प्रैक्टिसेस। व्हाट आर कॉमन प्रैक्टिसेस इन कार्बन स्टैंडर्ड्स एंड कार्बन फाइनेंसिंग? ऑथर सेज दैट द कॉमन प्रैक्टिसेस इन कार्बन स्टैंडर्ड्स, अगर आप कार्बन फाइनेंसिंग देखो, ठीक है, कार्बन फाइनेंसिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, कि जितना आप CO2 सिक्विस्टर करोगे, है ना, जितना आप सिक्विस्टर करोगे CO2, मतलब आप CO2 इमिट कर रहे हो, उसके बाद CO2 वापस सिक्विस्टर कर रहे हो। सिक्विस्टर मतलब एटमॉस्फेयर से वापस उसको या तो फॉरेस्ट में, प्लांट्स में, आप डीप सी माइंस में आप उसको मशीन्स के थ्रू सिक्विस्टर करके इनमें गैस सिलेंडर्स में स्टोर करके, उसके बाद में कोल सीम्स में डाल दो, जो एक्सटिंक्ट कोल सीम्स होंगी उनमें डाल दो, डीप सी में डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, बट एटमॉस्फेयर से CO2 को कम कर दो। ठीक है, दैट इज कार्बन सिक्विस्ट्रेशन। और ये कार्बन सिक्विस्ट्रेशन क्यों करी जा रही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिंपल है, कार्बन क्रेडिट्स का कॉन्सेप्ट है। ये कार्बन क्रेडिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिकली सिंपल है। जितना आप CO2 इमिट करोगे और जितना आप CO2 सिक्विस्टर करोगे, आप CO2 इमिट कब करोगे, जब आप फॉसिल फ्यूल्स जलाओगे। ठीक है, जब आप ग्रोथ करोगे, आपने गाड़ी चलाई, आपकी गाड़ी में पेट्रोल जला, वहां से CO2 इमिट हो गया। आपने कोई इंडस्ट्री रन करी जहाँ पे आप कोल जलाते हो, वहां पे CO2 जो है इमिट हो गया। वहीं पे अगर आपने प्लांट्स लगाए तो CO2 सिक्वेस्टर हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे एक कंट्री को बोला जाता है तुम्हारा कार्बन का बजट है। ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल 10,000 टन का कैपेसिटी मिल रहा है, इतना ही CO2 आप एमिट कर सकते हो। अगर उन्होंने, ये एक इंडस्ट्री को बोल दिया गया, अगर उस इंडस्ट्री ने 10,000 से कम किया तो उनको उतने कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अगर उन्होंने 10,000 से ज्यादा किया तो उतने कार्बन क्रेडिट्स उनको खरीदने पड़ेंगे उस एक कंपनी से जिसने कम कार्बन एमिट किया हो। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इसी चीज को और ज्यादा कमर्शलाइज करने के लिए कार्बन मार्केट का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, कि जितने भी ये लोग हैं जो ये कार्बन क्रेडिट्स कमा रहे हैं या बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, इसके लिए एक मार्केट हो,
और इजीली ये ट्रांजैक्शंस होती चली जाएं कार्बन मार्केट की। इंडिया ऑल्सो वांट्स 2026 तक हमारा भी इंडिया का कार्बन मार्केट डेवलप हो जाए। ठीक है। और इसी की बेसिस पे फिर कार्बन फाइनेंसिंग होगी। कंडीशन यहाँ पे ये है कि क्या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एग्रो फॉरेस्ट्री की मदद से हर एक कंट्री में, ऑथर बोल रहे हैं हर एक कंट्री में एक यूनिक मैकेनिज्म है CO2 सिक्वेस्ट्रेशन का या कार्बन सिंक बनाने का। बिकॉज ऑथर ईयर सजेस्ट कि अगर आप रिसेंट रिसर्च पढ़ो, दे से दैट इफ यू इम्प्लीमेंट दी पॉलिसीज, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, अगर इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करो, दिस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सेक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट बाय 2030। ऑथर यहाँ पे एक चीज डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया का एक वास्ट पोटेंशियल है एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर का, और इंडिया के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि ये एग्रो फॉरेस्ट्री को हार्नेस करे। क्यों? क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री तीन चीज पे काम करती है। वन इज एफॉरेस्टेशन, अनदर इज रीफॉरेस्टेशन एंड थर्ड वन इज रीवेजिटेशन। तीनों इनिशिएटिव्स इंडिया को लेने पड़ेंगे, और तीनों इनिशिएटिव्स लेने के बाद व्हाट इंडिया कैन डू, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम इस एरिया को एक्सपैंड इतना करें एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर। जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, सिंपल पहले ये समझाता हूँ कि एक फार्मर है, वो यहाँ पे धान की खेती करता है। ठीक है, ये उसका प्लॉट है। वो इसी प्लॉट के सराउंडिंग में प्लांट्स भी लगा रहा है, जो बड़े बड़े प्लांट्स है, जिसकी मदद से एक फॉरेस्ट क्रिएट हो रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री। दैट इज वो प्लांटिंग मटेरियल भी लगा रहा है, प्लांट्स भी लगा रहा है, फॉरेस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर भी कर रहा है। एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट इज सर्वाइविंग एंड डेवलपिंग एट द सेम टाइम को एग्जिस्टेंस में। Agroforestry amounts to 8.65% of India's total land area, and it can contribute, and it does contribute 19% of India's carbon stocks. अब इंडिया के लिए कार्बन सेक्टर और कार्बन मार्केट में एग्रो फॉरेस्ट्री कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इट होल्ड्स अ शेयर ऑफ 20%, अराउंड 20%, 19.3%। इंडिया के टोटल का, इंडिया जो के पास जो टोटल कार्बन स्टॉक है उसका 20% इज इन एग्रो फॉरेस्ट्री। वहीं पे ऑथर ये बात कर रहे हैं अबाउट दी स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेराज वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड्स। वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर दीज कार्बन स्टैंडर्ड्स? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जो हमें याद नहीं रखनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट आर दीज कार्बन स्टैंडर्ड्स? दे आर कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड्स फॉर कॉमन प्रैक्टिसेस, कि पूरे वर्ल्ड में जो कॉमन प्रैक्टिसेस है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, जैसे लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग प्रैक्टिसेस यूज की जा रही है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए। जैसे अगर आपको पता हो, अफ्रीका में एक ग्रेट ग्रीन वॉल बनाया जा रहा है। ठीक है। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, कॉमन प्रैक्टिसेस, इनको नहीं काउंट किया जा रहा है कहीं पे, और कहीं पे काउंट किया जा रहा है। किस लिए? कि क्या इनकी मदद से आप कार्बन क्रेडिट्स हासिल कर सकते हो या नहीं। यहां तक जो डिस्कशन था हमारा, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था कि कार्बन क्रेडिट्स क्या है और कार्बन क्रेडिट्स कैसे ली जाती है। दिस VCS, वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड्स, विच आर ऑल्सो नोन एज गोल्ड स्टैंडर्ड्स, दिस you need to remember, gold standards for carbon credits and common practices। अब समझने वाली बात यह है कि क्या कार्बन क्रेडिट्स आपको मिल सकते हैं ये कॉमन प्रैक्टिसेस के थ्रू, और इंडिया को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अगर आप आज की बात करो तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं फॉर योर इंट्रोडक्शन। ठीक, क्लियर कट, इंडिया की एग्रो फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट चीज है, और ये इंट्रोडक्शन आपका डायरेक्ट जाएगा इंट्रोडक्शन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल एग्रो फॉरेस्ट्री का बहुत ज्यादा है, 2.5 बिलियन टन का यहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। व्हाट आर द कॉमन प्रैक्टिसेस इन कार्बन फाइनेंसिंग? पहली है दैट इज कॉमन प्रैक्टिसेस। कॉमन प्रैक्टिसेस आर एलिजिबल फॉर कार्बन क्रेडिट्स। अगर आपने कॉमन प्रैक्टिसेस के थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया तो आपको कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे, मीनिंग दे विल प्रोवाइड एडिशनल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। एक तो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी मिलेंगे और उसके साथ साथ कार्बन क्रेडिट्स भी मिलेंगे। बट इंडियन फार्मर्स के लिए चैलेंज क्या है? वेरा का जो ये वेरीफाइड गोल्ड स्टैंडर्ड है,
या कार्बन स्टैंडर्ड है, दे एक्सेस कॉमन प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन लार्ज स्केल फार्मिंग, नॉट द स्मॉल स्केल फार्मिंग। कॉमन प्रैक्टिसेस बस लार्ज स्केल फार्मिंग में होती है, जैसे लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका में। वहीं पे अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में लार्ज स्केल फार्मिंग होती ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के फार्मर्स, 86% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया, दे हैव लैंड होल्डिंग ऑफ लेस देन 2 हेक्टेयर्स, विच आर स्मॉल एंड मार्जिनल फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। जिसकी वजह से ये जो कॉमन प्रैक्टिसेस बताई जा रही है, इंडिया में इन एलिजिबल है हमारे फार्मर्स इन कॉमन प्रैक्टिसेस के अंदर कार्बन क्रेडिट्स को हासिल करने के लिए, जो कि हमें इनएक्सेसिबल बनाता है लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका के मार्केट को लेके। कि वहां की अगर कंपनी, या वहां पे अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं, या वहां की अगर कंपनी यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर रही है, तो उसको कार्बन क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, विच इज एन अ पॉइंट विच वी नीड टू पॉन्डर अपॉन, कि क्या ऐसा होना ठीक है या गलत है, और इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया सेंट्रिक अप्रोचेस आर नीडेड बिकॉज इंडिया होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट पोजीशन एट ग्लोबल लेवल, है ना। इंडिया एमिटर भी है फॉसिल फ्यूल्स का, सल्फर डाइऑक्साइड का सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। वहीं पे CO2 एमिटर है, टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में इंडिया की सिटीज आती है टॉप 10 सिटीज में। वहीं पे अगर आप देखो तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को लेके व्हाट वी नीड टू डू इज, वी नीड टू सबसे पहले रिवाइज दिस कॉमन प्रैक्टिसेस का डेफिनेशन, इस पे हमें बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वी नीड टू अनलॉक द पोटेंशियल, जो हमारे पास पोटेंशियल है 2.5 बिलियन टन्स का, है ना। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में 2.5 बिलियन टन्स का जो पोटेंशियल है एग्रो फॉरेस्ट्री का, इसको खोलना पड़ेगा। यू नीड टू अनलॉक दिस पोटेंशियल, और एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा। यू नीड टू इंसेंटिवाइज द स्मॉल फार्मर्स, कार्बन क्रेडिट प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे लोकल लेवल पे, क्योंकि मैंने बोला 2026 तक हमें कार्बन फार्म मार्केट डेवलप करना है इंडिया का, दैट इज द मेन गोल। फर्दर ये 2025 के मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इंडिया का कार्बन मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, फार्मर के लिए दूसरी एक इनकम क्रिएट हो जाती है, फार्मर के लिए वेदर पैटर्न से बचने के लिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी, लाइक तेज आंधी आ गई तो उससे बच जाएगा। बाकी सारी चीज़ें, उसके पास एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड हो जाता है। देयर इज अ पर्टिकुलर केस स्टडी जो इस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, कि अब इसकी मदद से और क्या हो सकता है, एग्रो फॉरेस्ट्री की मदद से और क्या होगा। टेरी, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इट बेसिकली होल्ड्स एंड इज करंटली रनिंग 19 सच प्रोजेक्ट्स, जिसमें एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड रीवेजिटेशन पे काम कर रहे हैं। टेरी खुद 19 ऐसे प्रोजेक्ट्स 7 स्टेट्स में इंडिया के इम्प्लीमेंट करा रहा है, जिसमें देर आर अराउंड 56,000 फार्मर्स हु आर currently under this project, ठीक है। Now what they are doing is, under these initiatives, Terry could have attracted international carbon financing. What we need to do is, जैसे ये प्रोजेक्ट्स टेरी इम्प्लीमेंट कर रहा है इन 7 स्टेट्स के अंदर, वैसे ही हमें और ज्यादा इनिशिएटिव्स लेने होंगे इंटरनेशनल कार्बन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी ये प्रोजेक्ट्स है, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रोजेक्ट्स है। एंड मैंने क्या बोला, ऑथर का यहाँ पे क्या बोलना, ऑथर यहाँ पे क्या पॉइंट लेके आ रहे हैं, कि एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर जो मेन कॉमन प्रैक्टिसेस है, उसके अंदर हमारी लोकल और स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स, उनकी एग्रो फॉरेस्ट्री काउंट ही नहीं होगी। तो वहीं पे वो लोग एक्सेसिबल नहीं होंगे इंटरनेशनल कार्बन फाइनेंसिंग के लिए। पॉइंट यहाँ पे ये है, लोकल लेवल पे फार्मर्स को इस चीज की एक्सेसिबिलिटी दिलाने के लिए ऐसे और ज्यादा प्रोजेक्ट्स लाने होंगे, और डेफिनेशंस इंटरनेशनल लेवल पे चेंज करानी होगी, उस पर बात करनी होगी, ठीक है। देयरफॉर वी नीड टू रिवाइज दीज, एंड ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वेरा एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड्स, इन प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया को अपना से रखना होगा और इंडिया की एग्रो फॉरेस्ट्री को वैलिड कराना होगा। डन। चलो, विद दिस वी कंक्लूड दिस डिस्कशन। ये वाला जो आर्टिकल था, ये एडिटोरियल हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। ऑथर यहाँ पे 2-3 चीजें बोल रहे हैं।
सबसे पहली चीज ऑथर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दी फ्यूचर समिट, द समिट ऑफ द फ्यूचर, जो अभी 22 सितंबर को हुई थी। दिस समिट ऑथर होल्ड्स टू थिंग्स। ऑथर का यहाँ पे मेन दो ही कंसर्न है। वन इज ग्लोबल गवर्नेंस, अनदर इज global inequality. What author wants here? He wants prime concern of us on two aspects. One is global governance, another is global inequality. Author बोल रहे हैं global inequality जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, और ग्लोबल गवर्नेंस है कुछ हद तक इम्प्रूव हो गई है। वहीं पे ग्लोबल गवर्नेंस पे हमने ये भी देखा दैट जो फ्यूचर समिट का डिक्लेरेशन आया है, उस डिक्लेरेशन के अंदर यूनाइटेड नेशंस एंड यूएन की जितनी भी बॉडीज है, पर्टिकुलरली यूएनएससी, इनके रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, इंटरनेशनल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है, उनके रिफॉर्म्स की। ऑथर दो चीजें और यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। वन इज ग्लोबल डिजिटल इम्पैक्ट इनिशिएटिव एंड द डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन, जो डिक्लेरेशन फ्यूचर समिट से बन के आई है। ये दो चीजों के बारे में ऑथर बात कर रहे हैं। ऑथर क्या बोल रहे हैं दैट जो ग्लोबल गोल्स है, they do not resolve the global challenges. Why? पहली चीज, ऑथर के अकॉर्डिंग what are the core issues at global level? Critical issue is first global governance, second that there should be focus on the great power competition, and there should be focus on addressing the imbalances in global institutions. Current debate is about justice and fairness at international level, कि जस्टिस होनी चाहिए हर एक कंट्री। अगर आप फॉर एग्जांपल जस्टिस की बात करो और सिंपल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे देखो, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कुछ हमारे पास ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ हमारे पास ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने क्लाइमेट चेंज लाने में और ग्लोबल क्लाइमेट को चेंज करने में, एंथ्रोपोसीन एरा को इम्पैक्ट करने में, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दिया है। ठीक है, जैसे भूटान काफी ज्यादा ग्रीन कंट्री है, नॉर्डिक कंट्रीज काफी ज्यादा पीसफुल कंट्रीज है, ग्रीन कंट्रीज है, वास्ट एरियाज है खुले हुए, है ना। अफ्रीका की कुछ ऐसी कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड है, जिनको अभी पता ही नहीं है कि वो लोग कुछ कर भी रहे हैं, इंडस्ट्री के नाम पे उनको कुछ नहीं पता है, आइडिया ही नहीं है इंडस्ट्रीज का। कुछ ऐसी कम्युनिटीज जो अभी तक शाय है फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, बट स्टिल दे आर फेसिंग द बर्डन ऑफ वेस्ट एंड द मॉडर्न एंड द थर्ड वर्ल्ड, ये फर्स्ट वर्ल्ड। ठीक है, जितनी भी ग्लोबल लेवल पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हुई है, जितना भी ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, इन लोगों का, जैसे भूटान, अफ्रीका, नॉर्डिक कंट्रीज, इनका मैंने एग्जाम्पल दिया, इनका तो उसमें हाथ ही नहीं था, बट इन लोगों को तो फेस करना पड़ रहा है ना। व्हाट इज जस्टिस एंड फेयरनेस? दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द पीपल एंड ऑल द ह्यूमैनिटी एट इंटरनेशनल लेवल। ये दो तीन चीजें थी जो डिस्कशन में आई फ्यूचर समिट के अंदर, और इन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहे हैं ऑथर। फ्यूचर समिट के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई है, हर एक चीज के ऊपर डिक्लेरेशन है, और हर एक चीज के ऊपर बात की गई है, हर एक चीज के ऊपर स्टेटमेंट है ना। उस ग्लोबल डिक्लेरेशन को, उस ग्लोबल समिट की डिक्लेरेशन को हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से एक वीडियो में। बट यहाँ पे जो एडिटोरियल्स आ रहे हैं हिंदू न्यूज़पेपर में, इन एडिटोरियल्स को हमें समझना होगा कि किस एक पॉइंट के ऊपर एडिटोरियल है और क्यों है, और ये बोलना क्या चाहते हैं ऑथर, उस चीज को समझना होगा। ऑथर यहाँ पे दो तीन चीजें हाईलाइट कर रहे हैं। पहली चीज, ग्लोबल डिजिटल इम्पैक्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट। ठीक है, तो समिट में ये हुआ है कि ग्लोबल डिजिटल इम्पैक्ट इनिशिएटिव लिया गया है, और समिट में एक डिक्लेरेशन भी आया था, अ डिक्लेरेशन ऑन द फ्यूचर जनरेशंस, which called for the establishment of international scientific panel and a global dialogue on artificial intelligence। एआई के ऊपर डायलॉग हो और इंटरनेशनल लेवल पे एक साइंटिफिक पैनल को एस्टैब्लिश किया जाए जो ग्लोबल डिजिटल इम्पैक्ट के बारे में बात करे। हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ विल इट बी डन? समिट ने बोला, समिट में ये डिस्कशन हुआ कि आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर आज से ही डिस्कशंस करना स्टार्ट करो। ठीक है, और यू शुड शिफ्ट, जो क्लाइमेट चेंज का मेन फोकस था अबाउट अडेप्टिंग एंड अडेप्टेबिलिटी, द फोकस ऑफ क्लाइमेट चेंज डिस्कशंस हैज शिफ्टेड फ्रॉम जस्टिस एंड फेयरनेस
फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च टुवर्ड्स फाइनेंस, कि आप बस ये कर रहे हो कि पैसा दे दो, है ना। सस्टेनेबिलिटी इन जीडीपी इज ओके, है ना, कि आप जीडीपी को सस्टेन कर रहे हो। बट वहीं पे अगर आप लोकल लेवल पे डेवलपमेंट की बात करो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। एंड एडेप्टेबिलिटी और एडेप्शन ऑफ फाइनेंसेस एंड फाइनेंशियल एडेप्टेशन, these are two different things. This author also highlights that there is limited progress on key reforms, जैसे पहली चीज सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स। इस फ्यूचर समिट में जो बात की गई सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स की बात, एंड ऑथर हियर हाइलाइट्स कि सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स की तो बात की जा रही है, बट कोई क्लियर पाथवे नहीं है कि कैसे रिफॉर्म किया जाएगा, कितने मेंबर्स को ऐड किया जाएगा, P5 में कितने मेंबर्स को ऐड किया जाएगा, और P10 में नॉन परमानेंट मेंबर्स जो 10 मेंबर होते हैं उनमें कितने मेंबर्स को ऐड किया जाएगा। वहीं पे अगर आप देखो तो अफ्रीकन यूनियन, जिसमें मैंने बोला था लास्ट में, देर इज अ C10 ऑर्गेनाइजेशन एंड C10 कोalition ऑफ 10 अफ्रीकन नेशंस विच डिमांड दैट सिक्योरिटी काउंसिल में एटलीस्ट 2 सीट्स होनी चाहिए किसकी, अफ्रीकन कंट्रीज की। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर मेजर्स नहीं और पर्टिकुलर SOP नहीं साइन की गई है कि किस तरीके से रिफॉर्म्स लेके आया जाएगा। फाइनेंशियल गवर्नेंस की अगर बात करें तो समिट में ये बोला तो गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बड़ा से होगा, कि उनको ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिसीजन मेकिंग का पावर दिया जाएगा। बट उसके ऊपर भी कोई सॉवरेन डेट रिव्यू और इनइक्वालिटी के ऊपर जो टेंजिबल प्रोग्रेस होना चाहिए था वो नहीं है, पर्टिकुलर SOP नहीं साइन की गई है। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखो तो आज भी ग्लोबल गवर्नेंस जो है इट इज डोमिनेटेड बाय वेस्ट ओनली। व्हाई? बिकॉज ऑथर सेज कि G7, द सेवन ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जो पॉपुलर मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, दीज आर द कंट्रीज जो वर्ल्ड वॉर के बाद से आज तक हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा सेट करते हैं, हर एक समिट का एजेंडा सेट करते हैं। और अभी भी जो क्लैश कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का है उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे इनइक्वालिटी आज भी है। ठीक है। हाँ, वॉइस तो है, जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, कोलोनियलिज्म का डिसइंटीग्रेशन हो गया, डीकोलोनाइजेशन हो गया, कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो गई, इंडिया को, एशियन कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को, कॉकेशियन कंट्रीज को वॉइस तो मिल गई। वो लोग बात तो कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनको मेंबरशिप मिल गई, वो लोग सब कुछ बोल सकते हैं। बट अगर आप देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ पे है, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो कहाँ पे है डेवलपमेंट के मामले में। अब पर कैपिटा इनकम की बात करो तो एक जगह पर कैपिटा इनकम डॉलर्स में है और एक जगह पर कैपिटा इनकम रुपीज में है, और दोनों बराबर ही हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जितने उनके डॉलर्स है उतनी हमारी रुपीज में होती है। तो हाउ मच देयर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट्स, बहुत ही लार्ज स्केल इनइक्वालिटी है। ठीक है, वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हम बोलते थे वो मोस्ट एडवांस्ड अब हो गई है, और जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज बोलते थे वो और ज्यादा पीछे चली गई है। फर्दर एक और इम्बैलेंस यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है कि इम्बैलेंस यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी है, क्योंकि UN में भी आज तक देर इज, जो SDGs का गोल हमारा 2030 का है उसमें भी पिछली बार भी हमने देखा MDGs आ गए, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, जो 2015 तक अचीव करने थे वो भी अनसक्सेसफुल रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को काम करना था इनके ऊपर, ओनली 17% ऑफ दीज SDGs आर ऑन ट्रैक। और डेवलपिंग कंट्रीज, कितनी डेवलपिंग कंट्रीज में आपको गिना दूं जहां पे डेट क्राइसिस चल रही है। आप स्टार्ट कर लो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, वेस्ट एशियन कंट्रीज तो छोड़ दो, श्रीलंका, वियतनाम, वेनेजुएला, रिसेंटली ब्राजील, अफ्रीकन कंट्रीज, सारी की सारी अफ्रीकन कंट्रीज में चाइना का डेट है ना। तो द पॉइंट इज कि ये जो ग्लोबल इम्बैलेंस और ग्लोबल कैसे इनइक्वालिटी है, इसको एड्रेस करना मेन कंसर्न है ऑथर का। वहीं पे अगर आप देखो तो डेवलपिंग वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ब्रिक्स और मल्टीलेटरलिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। बट जो कॉलोनियल इम्बैलेंस आप देखते हो ना रियल लेवल पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया पर कैपिटा इनकम का, ब्रिटेन में, USA में और इंडिया में
बहुत ज़्यादा अंतर है चाइना इंडिया में। तो द पॉइंट इज, colonial imbalances they still remain there। आप आज भी देखो तो P5 में डोमिनेंस उन्हीं का है जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है ना। तो नाउ ऑथर हियर हाइलाइट्स व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट आर द थिंग्स विच विल चेंज द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल पावर। पहली चीज है एनर्जी एंड इकोनॉमिक शिफ्ट। ऑथर सेज दैट द वेस्ट कंज्यूम फार मोर एनर्जी देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड देयरफॉर वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है विल परसिस्ट फॉर डेकेड्स अहेड आल्सो, बिकॉज वेस्ट हैज accumulated a large amount of power, है ना। दिस ग्लोबल पावर, it may favor the global south at this point of time। अभी अगर आप देखो ग्लोबल साउथ में काफी ज्यादा कंट्रीज ऐसी है जिनके पास मिनरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। यू मे थिंक दैट करंटली द वेस्ट हैज कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ पावर, टेक्नोलॉजिकल इम्बैलेंस है बहुत ज्यादा। बट अगर आप देखो ग्लोबल साउथ इज इमर्जिंग, है ना। इंडिया इमर्ज हो रहा है, साउथ अफ्रीकन नेशंस, अफ्रीकन नेशंस पर्टिकुलरली सदर्न नेशंस इमर्ज हो रहे हैं, साउथ अमेरिका इमर्ज हो रहा है, चाइना। दिस ग्लोबल साउथ और द डेवलपिंग वर्ल्ड विल इमर्ज, बट अभी भी वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो रहेगा अगले 10 साल 20 साल तक, वो अभी भी रहने वाला है। हाँ, जीडीपी और सस्टेनेबिलिटी की भी बात करें, समिट हैज रिकॉग्नाइज्ड कि जीडीपी के ऊपर लिमिटेशंस है। जीडीपी के बाद भी नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीजें हैं। और जीडीपी का डेफिनेशन और ब्रॉडर मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे सस्टेनेबिलिटी के लिए। दैट इज व्हाट समिट हैज रिकॉग्नाइज्ड। फर्दर जो चीज ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज वी नीड टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, व्हाट अपॉर्चुनिटीज? फर्स्ट, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम के अंदर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज डेवलपिंग कंट्रीज को मिलती है, वी नीड टू एक्सप्लॉइट देम फुली। लाइक जितने भी ऑफिसेज है, रिसेंटली हमने देखा इंडिया भी बहुत सारे ऑफिसेज को चेयर कर रहा है। अभी हमने देखा ग्लोब एक्सपर्ट कमेटी जो कि करप्शन के बेसिस पे है, वहाँ भी इंडिया जो है उसके टॉप 15 चेयर मेंबर्स में आ गया एक। वहीं पे यूनाइटेड नेशंस परमानेंट काउंसिल, यूएनएससी के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है, वहाँ पे भी इंडिया का मेंबरशिप अच्छा खासा है। G4 जो कंट्रीज है वो भी एग्जर्ट कर रही है अपना इन्फ्लुएंस किसके ऊपर? यूएन के रिफॉर्म्स के ऊपर। एशिया का रूल चेंज हो रहा है, और एशिया में अ, आज की लेवल पे अगर आप बात करो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे एशिया और एशियन नेशंस अपना जो पोजीशन है वो स्ट्रांग कर सकते हैं, पर्टिकुलरली चाइना और इंडिया। क्योंकि इंडिया हैज बीन popped up always as the most, uh, you can say, the exporter of software engineers in the world, है ना, टू द वेस्ट। और वहीं पे चाइना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आगे तक की है, आईटी डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आगे तक की है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीडीपी फ्रेमवर्क्स को छोड़ के बाकी सारे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे एशिया का रोल बढ़ रहा है। और ग्लोबल पावर जो है वो बैक टू एशिया आ रहा है। जैसे आप गुनार में दल की अगर आपने बुक पढ़ी हो, द एशियन ड्रामा, उसमें भी वो बोलते हैं दैट दिस 21st century बिलोंग्स टू एशिया एंड दिस इज द इंडियन सेंचुरी और द एशियन सेंचुरी। लास्ट में वी हैव वन स्मॉल आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट पोलन्स। ठीक है, व्हाट आर पोलन्स? पोलन सिंपल है, मतलब एक फूल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फूल के अंदर पोलन्स होते हैं जिसकी मदद से रिप्रोडक्शन में हेल्प होती है प्लांट को। ठीक है, पॉलिनेशन होती है बेसिकली इनसे। सो सीड्स का प्रोडक्शन और बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए पोलन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे एक बात की जा रही है कि ये पोलन्स का यहाँ पे रिसर्च बताया जा रहा है। और ये पोलन्स में होता क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो मेल गैमेट्स या इन पोलन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, गैमेटोफाइट्स। ठीक है, दूसरा, पोलन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। ये कुछ फैक्ट्स है जो इस आर्टिकल के अंदर लिखे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। दिस इज अ शील्ड विच प्रोटेक्ट्स पोलन सेल्स while they are traveling in the air. थर्ड, पोलन ट्यूब।
ये एक ऐसा ट्यूब है जो प्लांट के ओव्यूल में होता है, जहाँ से स्पर्म ट्रांसफर होता है और फिर प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। इस आर्टिकल में जो चीज़ डिस्कस की जा रही है, सबसे पहले है एलर्जीज ड्यू टू पोलन्स। अगर आपको पता हो, इंडिया में जैसे हे फीवर की बात की जा रही है कि अगर आप ग्रास पे सो गए तो आपको छींकें आना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको ग्रास की एलर्जी है, ग्रास के पोलन से आपको एलर्जी होने स्टार्ट हो जाती है। उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स है उससे एलर्जी होती है। थोड़ा सा अगर कोई कपड़ा झाड़ देता है, उसमें से डस्ट निकलती है, तो आपको एलर्जी होना स्टार्ट होती है, आप छींकना स्टार्ट कर देते हो। अब इन पोलन्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? पैलिनोलॉजी। पोलन्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? पैलिनोलॉजी। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको पता हो, मैमथ, जो आइस एज में मैमथ था, अगर आपने आइस एज मूवी देखी हो, ये वाला मैमथ, कहा जा रहा है कि इसकी एक्सटिंक्शन के पीछे, इसके खत्म होने के पीछे, दुनिया से इसका एक्सटिंक्शन होने के पीछे एक सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो पोलन्स का है। कैसे? कहते हैं कि यूजुअली ये लोग आइस एज में रहते थे, ये एलिफेंट्स, ये मैमथ्स आइस एज में रहते थे, और आइस एज के बाद जब घास उगना स्टार्ट हो गई, जब फूल निकलना स्टार्ट हो गए और पोलन्स आना स्टार्ट हो गए, उसकी वजह से इन मैमथ्स के सेंसरी नर्व्स और सेंसरी जो इनका ट्रैक था, या सेंसरी इनका कम्युनिकेशन था, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कम्युनिकेट करते थे, पाथवेज बनाते थे अपने, उस स्मेल और उन फूलों की स्मेल की वजह से, और उस अ, दूसरी वेजिटेशन के ग्रो होने की वजह से जो पोलेंस एटमॉस्फेयर में आ गए, उन पोलेंस की वजह से इनका जो सेंस ऑफ स्मेल था, इनका जो सिग्नलिंग पाथवेज था, वो सारा डिस्टर्ब हो गया, और उन्होंने अपना रास्ता खोना स्टार्ट कर दिया। और हो सकता है कि ये पोलन का एक लार्ज रोल रहा हो इनके एक्सटिंक्शन के ऊपर। ठीक है। पोलन्स क्या होते हैं? गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं? गैमेटोफाइट्स इज अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म which delivers the male gametes of a seed producing plant to the stigma of another plant। ठीक है। तो ये एक ऐसा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है गैमेटोफाइट, जो एक फूल से लेके दूसरे फूल तक इस पोलन को लेके जाता है। ठीक है। इन गैमेटोफाइट्स के कुछ एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज डिस्कशन। आपको अगर ये पीपीटी चाहिए तो आप हमारे इन नंबर्स पे कांटेक्ट करो और टेलीग्राम की ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। With this, I wish you all the best. Thank you for joining in here. जय हिंद, जय भारत।